periodic arch. So if you've seen your schedule, let me add this here. Yeah. तो अगर आप आपका शेड्यूल देखोगे तो वी आर हैविंग अ सेपरेट लेक्चर नाउ फॉर डाउट. Yes. So we don't discuss doubt today. तो आज मैं सिर्फ सिखाऊंगी. There is a lecture in this week only for doubts. तो जो भी आपके मूल कंसेप्ट के रिमेनिंग डाउट्स होंगे या किसी पीरियोडिक के भी होंगे, जो भी होंगे, we will try to cover it up in that lecture. और इसके आगे अगर ऐसे डाउट के लेक्चर मिल रहे हैं तो डाउट हम उसी लेक्चर में करेंगे. Okay, we won't be utilizing our lecture time to solve the doubts. That's one thing. Now let us start. Going ahead. मैम जो संडे को जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है मतलब कैसा होगा, मतलब क्या है वो? कैसा होगा मतलब अब तक जैसे दिए वैसा ही होगा. आपके लिए तो मूल कंसेप्ट पूरा हो गया है तो पूरे मूल कंसेप्ट पे होगा. और तो कुछ नहीं. और ये सब टेस्ट के अभी प्रेशर लेना छोड़ दो आप. मतलब अगर आप रेगुलर लेक्चर सब होमवर्क डाउट सब कर रहे हो तो बस ऐसे ही जाके बस थोड़ा सा रिवीजन करना है और टेस्ट देनी है. ये वाले मोड से बाहर आ जाओ कि पूरा वीक उसको लेके बैठना है. आपका मूल कंसेप्ट अब तक इतना प्रिपेयर चाहिए कि आप कोई भी टेस्ट के लिए तैयार चाहिए. मॉरल ऑफ द स्टोरी में ये कहना चाहती हूँ, जो कि वही जाना चाहिए ना. अगर आपने पूरा बुकलेट सच में किया है, इतने असाइनमेंट सच में किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत हो जानी चाहिए, है ना. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ टेस्ट नाउ. मैम आप बता सकते हैं कि वो टेस्ट कैसा रहने वाला है? कैसा मतलब बेटा? अब तक के 2 टेस्ट कैसे थे आपके? मैम मतलब वैसे ही रहने वाला है. ओके. और कुछ नहीं बेटा, वही टेस्ट. ठीक है, तो लेट मी हाँ गो. मतलब मेंस पैटर्न ना. हाँ, अब तक तो वही सोचा है. कुछ चेंज है तो आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा. तो मेंस पैटर्न नहीं है, एडवांस पैटर्न है. तो दिक्कत क्या है? वी हैव डन द प्रॉब्लम्स, राइट. जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स तो हम हाँ कर रहे हैं. हाँ दिक्कत नहीं है, बस वो -2 प्लस और -1 इसलिए वो पूछ रही थी. तो उसमें भी क्या है, यू विल लर्न कि -2 है तो यू नीड टू बी केयरफुल, है ना. तो ये सब जैसे आएगा वैसे देने के मोड में आ जाओ, क्योंकि एक्चुअली भी तो आईआईटी का एग्जाम वैसे ही है. थोड़ी ना पेपर की पैटर्न, मार्किंग की सिस्टम कोई पहले से आपको बताएगा. आपको उस दिन पता चलेगा ओके ये पेपर में ये पैटर्न है, इसमें ये है, और कुछ ना कुछ चेंज तो कर ही देते हैं हर साल. तो ये मोड पे आ जाओ. इट्स नॉट लाइक स्कूल कि बाबा सब डिफाइंड है. ये इतने मार्क के इतने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा और 2 ये रहेगा और 3 ये रहेगा. ये ऐसा नहीं रहता. और इसके लिए कुछ भी नहीं डिस्कस कर रही हूँ. तो जैसा आएगा दे दो. हाँ, सिलेबस एकदम पक्के से मूल कंसेप्ट है, वो डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है. सो आई एम गोइंग अहेड. What I recollect is last lecture at the end I had started discussing with you historic development. हमने डिसाइड किया कि वो कर ही लेते हैं. यस मैम. हिस्टोरिक डेवलपमेंट पे थे. और क्या किया था? सिर्फ ट्रायड्स या उसके आगे भी कुछ किया था? मैम लास्ट ट्रायड भी था. सुनाई नहीं दे रहा बेटा? मैम हम लोगों ने उसके जो डोबेराना ट्रायल है वो 2 देखे थे और कंक्लूजन किया था ट्रायड्स का. हाँ, ट्रायड्स खत्म हो गए थे ना. तो आई एम गोइंग अहेड इन हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स ओनली. तो ट्रायड्स के बाद में आता है आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, सेकंड मेजर अटेम्प्ट. is given by this scientist Newland, and it is called as Newland's octave law. So what does he did? Again he classified the elements and he arranged 56 elements. 56 elements को उसने arrange किया है in increasing order of their atomic weight. And he observed that property of every 8th element is similar to that of the first one. So Newland में it is always the property of the 8th element which is going to be similar to that of the first one. ये होता है. And this is similar to the octave in the music. जैसे म्यूजिक के ऑक्टेव में every 8th note is same as the first one. यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन है.
So I'm giving you the way Newland arranged. तो न्यूलैंड के अरेंजमेंट में फ्लोरीन के आगे जो नियॉन होता है वो नहीं है. Okay, so what is missing in Newland's octave is inert gases. इसके आगे के एलिमेंट्स भी न्यूलैंड ने अरेंज किए हैं, बट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, ये रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टी है, ओके, इज नॉट ऑब्जर्व्ड बियॉन्ड कैल्शियम. सो आई एम नॉट गिविंग यू द अरेंजमेंट बियॉन्ड कैल्शियम, और बियॉन्ड कैल्शियम के अरेंजमेंट में एटॉमिक मासेस में भी गड़बड़ था. तो दो चीजें न्यूलैंड्स ऑक्टेव में, इट इज वर्किंग ओनली टिल कैल्शियम and the inert gases were not discovered till then, so inert gases are missing. And this is what you have to understand about Newland's octave. अभी इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है, तो न्यूलैंड शायद आपको स्कूल में करवाया जाता है, बट इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन मैं दे रही हूँ वो शायद स्कूल में नहीं डिस्कस किया जाता, एंड दैट इज लोथर-मेयर्स कर्व. So now I'm going to show you a graph given by these scientists Lothar-Meyer. He plotted a graph of atomic volume versus atomic masses. तो ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर रही हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होने वाला है? ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन डेंसिटी. तो ग्राम एटॉमिक मास है तो डेंसिटी भी ग्राम्स पर एमएल में ही चाहिए. और इसको चेंजिंग मैटर, इसको हम प्लॉट करेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम को हम प्लॉट करेंगे वर्सेस एटॉमिक मासेस. And then after doing that, there are some observations that are repeating regularly, and from that he tries to draw some conclusion. ये है. तो let us see now what are the observation, how this Lothar-Meyer curve looks like. तो Lothar-Meyer के कर्व में y एक्सिस पे आपका एटॉमिक वॉल्यूम है और यहाँ पे आपके एटॉमिक मासेस प्लॉट किए गए. So it's a graph of atomic volume. This is the way it is calculated versus atomic mass. Atomic volume का unit obviously centimeter cube आ जाएगा, cc. और atomic masses are in mu. To see what kind of a graph that we get when we are plotting all the elements known at that time. Okay, in curve like this. क्या observation? So it looks something like this. ऐसा कर्व मिल जाता है. अभी इस कर्व पे जो एलिमेंट्स में प्लेस करूंगी उनमें कुछ सिमिलैरिटी है. So what are the observation of this plot?
all the elements having similar properties are in the same position of the curve. ये observation. So in this Lothar-Meyer curve, main क्या है कि जो elements की property same है, उनके curve पे position same है. Say for example, ये जो कर्व के पीक्स दिख रहे हैं, तो इन पीक्स पे वी जस्ट सी अल्कली मेटल्स. ये जो पीक है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिथियम है, फिर ये दूसरे पीक पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे रुबेडियम है और यहाँ पे सीजियम है. सो पीक ऑफ द कर्व is the position where we see alkali metals. And why? Because alkali metals जो होता है उसका given period में volume सबसे ज्यादा होता है, size सबसे ज्यादा होती है, तो वो हमको peak of the curve में दिख रहा है. अभी alkaline earth metal कहाँ पे है? Alkaline earth metals are seen on the descending portion of the curve. So everybody understand ascending portion and descending portion. तो ये कर्व का ascending part है, ये कर्व का descending part है. तो alkaline earth metal इस कर्व के descending part पे है. So beryllium is here, and then magnesium is here, calcium, strontium, and say barium. So again, these are the elements which are similar in properties, and we see them at the same position, ascending portion of the curve. Descending portion of the curve पे alkaline earth metals है. Next observation, halogen जो है, so we see all the halogens there on ascending portion of the curve. Halogen की position कर्व के ascending portion पे है. So I will try to show you that. तो ये हो गया ascending portion. So the fluorine is here on ascending portion. Chlorine is here. Bromine on ascending portion. Iodine on ascending portion. So all halogen similar properties we can see on ascending portion. और जो अभी तीसरा observation is about our transition elements. So where do we see transition elements? Transition elements minima पे है. So what is minima? Minima is the bottom portion यहाँ पे. तो यहाँ पे like I'm going to get iron, cobalt, nickel, कॉपर, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स यहाँ होंगे. फिर सेकेंड के यहाँ देखेंगे. तो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन अगर ऑब्जर्व की तो दैट इज एट द मिनिमा ऑफ द कर्व. मिनिमा पे है वो.
एटॉमिक वॉल्यूम एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, इट इज चेंजिंग पीरियोडिकली इन द पीरियड। पहले डिक्रीज होता है एटॉमिक वॉल्यूम पीरियड में, और फिर एक ब्रॉड मिनिमा मिल जाती है आपको जिसमें वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। दैट इज, अगर हम किसी भी फैमिली में चले जाए, से अल्कली मेटल की फैमिली है, तो लिथियम के वॉल्यूम से सोडियम का ज्यादा है, सोडियम से पोटेशियम का ज्यादा है। So as we go down in any family, atomic volume goes on increasing. This table has a main connection with physical property. So the physical properties of the elements are changing in a periodic manner, like melting point, boiling point, density, thermal expansion coefficient. ये जो physical properties है, they are changing in periodic manner in the periodic table. इसका कंक्लूजन क्या है, लोथर-मेयर कर्व का कंक्लूजन क्या है? लोथर-मेयर said that physical properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. This observation and this conclusion that is given by Lothar-Meyer, okay, form the basis of Mendeleev's periodic table, which was presented immediately after this or around same time आप कह सकते हो। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ लिया, उसका अर्लियर वर्जन इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, द नेक्स्ट डिस्कशन दैट वी विल डू। एंड मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में भी लोथर-मेयर का कंट्रीब्यूशन है। मेंडेलीव्स रशियन साइंटिस्ट है, लोथर-मेयर जर्मन साइंटिस्ट है। दोनों में सिमिलर ये है कि दोनों ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से ही अरेंज किया। एंड व्हाट दे सॉ वाज elements with similar properties are repeating at a regular interval. मेंडेलीव ने बस इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो अगर ये हो गया है तो आई स्टार्ट डिस्कसिंग योर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें मैं टेबल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप गूगल करके या किसी भी बेसिक बुक से मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देख सकते हो। आई एम वेरी श्योर स्कूल में था। Yes, ma'am. Any curriculum you belong to, you definitely have a diagram of Mendeleev's periodic table. So it's not worth a drawing, इसके लिए नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी सब उसका डिस्कस कर देती हूँ बट ड्रॉ नहीं कर रही। Ma'am, Lothar-Meyer was the first person to talk about the periodicity. No, everybody. Why? Newland also talked about periodicity only. What is the meaning of periodicity? Something that repeats on regular interval. तो न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ में भी पीरियोडिसिटी ही स्पोकन है, ऐसे कुछ नहीं है। Somebody said something which I couldn't hear बेटा। मैम टेल्यूरिक हेलिक्स नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ
टेल्यूरिक हेलिक्स के बारे में नहीं पता। टेल्यूरिक हेलिक्स जो है वो अगेन 16 वर्टिकल लाइंस और उसको डीएनए जैसे कॉइल्ड करके कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये इन बिटवीन का डेवलपमेंट है टेल्यूरिक हेलिक्स का, ओके। helical pattern में, but nothing much can be concluded from that, so we do not consider it as something like a major contribution. Can I clear beta this side of the board? ये clear करो? हाँ। Yes. Yes, ma'am. And I start discussing the next and the very important historic development, and that is your Mendeleev's periodic table. And everybody knows the law, periodic law stated by Mendeleev. First he just added and the chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. This was given around 1871. So what does Mendeleev did? Mendeleev के periodic table में 63 elements थे and inert gases were missing. So I'm just putting some important points, maybe not taught in school. So total elements 63. Inert gases missing. Why inert gases were missing? क्योंकि 1871 में डिस्कवर्ड नहीं थे, इसके लिए मिसिंग. Elements are arranged in 7 horizontal rows and 8 vertical columns. So Mendeleev के periodic table में 7 periods, and 8 groups. This arrangement. So you can see Mendeleev's periodic table that you are having from your school. और important क्या था? Some vacant sites were specified for undiscovered element and their properties were predicted. And these were found to be true and verified when these elements were discovered later. ये कुछ important था. Vacant spaces he left. जो फैमिलीज थे उनको उसने रोमन नंबर 1 to 8 से नेमिंग किया. और जिसमें ए और बी वाला पार्ट भी उसने रखा था. So please see Mendeleev's periodic table for these arrangements. जो वर्टिकल ग्रुप थे वो रोमन नंबर से नेम किए गए एंड देयर वर 7 पीरियड्स जिसमें लाइक अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32
और मेंडेलीव का जो 7th पीरियड था, ऑब्वियसली क्योंकि तभी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे, तो मेंडेलीव का 7th पीरियड इनकम्प्लीट था. It was not till 118 that we saw now. मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में 1 भी अल्कली मेटल है और 2 भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है. Lanthanides, actinides were included in Mendeleev's periodic table. आपको स्कूल में भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करवाए जाते हैं, which you know, but I'm just quickly repeating. So what are the merits of Mendeleev's periodic table? तो अब तक का most systematic classification is your Mendeleev's periodic table. Then the vacant positions that he has left. And name them as icaboron, icasilicon, and so on. And some atomic weights which were wrong, he tried to modify. ये कुछ merits है Mendeleev's periodic table के. Demerits क्या है? Some elements were wrongly placed. तो अर्गन और पोटेशियम रॉन्गली प्लेस था. अर्गन का मास ज्यादा है बट इट इज प्लेस बिलो पोटेशियम. सेम थिंग was there for cobalt nickel, same thing was there for tellurium and iodine. So some elements were wrongly placed. If we discuss their atomic weights, मेन प्रॉब्लम आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी थी. No separate position, no different position was given for isotopes. जो सब ग्रुप्स उसमें बनते थे ए और बी, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती थी. And in spite of having elements which are not having similar properties, they were placed in same group. हाइड्रोजन की पोजीशन नॉट क्लियर थी, अनसर्टन थी. लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को भी सेपरेट पोजीशन नहीं दी गई थी. और अगर आप मेंडेलीव का ग्रुप 8 देखोगे तो उसमें 3 एलिमेंट्स उसने एक साथ प्लेस किए थे. तो ये कुछ मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, ये सब आपको स्कूल में करवाया जाता है. दिस वाज योर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ इन द सेम lab of Mendeleev was Mosley. मोस्ले ने क्या किया? तो सेम लैब में मोस्ले था. सेम मोस्ले जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको दिया और जो डिस्कस हो गया है आपके साथ. So approximately when is modern periodic table given? See the difference. ये almost 1915, 1913 से वर्क स्टार्ट हो गया उसका, और टेबल अरेंज करके रिप्रेजेंट करने का टेबल का पेपर उसका 1915 का है. तो see this difference. आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर सिखाया गया. Do you understand from here to here is the main development happening in structure of atom. सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो जाती है. आपके CRT ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह यही टाइम पीरियड में है.
तो यहाँ इस टाइम पीरियड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। कैथोड रे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड हो गए। एंड एवरीबडी इज अवेयर कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी आर bombarding it on different metal surfaces, they emit X-ray। CRT ट्यूब में ही एक्सरे की डिस्कवरी हो गई थी, ये सबको पता है, राइट? तो दिस इज द वर्क दैट मोस्ले वाज डूइंग, observing this X-rays that you get by bombarding a fast moving electron on different metals, and he tried to develop a mathematical relationship between the wavelength of X-ray produced and atomic volume. And what relationship he got? A root of that wavelength or frequency is directly proportional to atomic number of the element. तो रूट न्यू लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ऑब्वियसली ये न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे। which you get by bombarding electrons on a particular metal, and Z is atomic number of that metal. So he found out this relation by repeatedly observing the X-rays produced by different metals. तो अगर इस रूट म्यू का एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इफ आई एम प्लॉटिंग हियर फ्रीक्वेंसी एंड इफ हियर आई एम प्लॉटिंग एटॉमिक नंबर, so I am getting a straight line like this. ये ऑब्जर्वेशन है मोस्ले का। दिस इज व्हाट इज मोस्ले's वर्क बेसिकली। he was working on cathode ray tube, he was studying X-ray. And then this observation made him realize कि जो periodic arrangement मेंडेलीफ ने किया है atomic weight के हिसाब से, that's not true. We should do it with atomic number. And the cause of similarity of property was the repetition of outer shell electrons. It is mainly due to electrons present in outermost shell. Electrons are mainly responsible for repetition of periodic property. And this formed His law. And then His table, which we have already discussed. Right, so this finishes the circle. तो हमारे हिस्टोरिक डेवलपमेंट खत्म हुए। ये मोस्ले के वर्क के बाद मोस्ले ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया जो हमने पढ़ लिया है, और उस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन समझा दिया है। We have classified the elements by two ways. One, by observing where the last electron enters,
on the basis of where the differentiating electron is entering as S block, P block, D block and F block. And we have also understood the classification based on how many shells are incomplete as inert gas, normal elements, transition elements and inert transition elements. और इसके बाद में I have also taught you nomenclature of super heavy elements. तो ये सब हमने कर लिया. So now the main focus is in understanding periodicity of the properties. Periodic table की अभी periodicity समझनी है. So I gave you the idea of magic numbers. 288, 18, 18, 32. So why these numbers were called as magic numbers? The whole meaning of periodicity in property in the classification of element means the same properties of the elements will reappear at definite intervals. And this is happening in a group with a difference of 2, 8, 8, 18, 18, 32. तो ये कौन से प्रॉपर्टीज है जो पीरियोडिकली रिपीट होते हैं? Let us start understanding this. So now we start understanding periodicity in properties. I'm clearing the board. And to make you understand periodicity in property, I'm discussing an important effect called screening or shading effect. यहाँ से start करते हैं. तो एटलीस्ट सुना तो होगा ना स्कूल में स्क्रीनिंग या शील्डिंग. So let me make you understand what is the whole meaning of screening or shielding effect. तो बेसिक क्या है? देखो, कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हम ले लेते हैं तो जिसमें ये न्यूक्लियस होता है, there are many shell present. ओके, सपोज ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है और इसमें मैंने आपको 5 शेल बताए. न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है. So what is the important thing? The electrons that are present in all these orbits, they are having a attraction towards nucleus. They are attracted towards nucleus, and they are repelled
by the electrons present in the different shell. तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है, बट न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, अट्रैक्शन है। तो होता क्या है, अगर मैं न्यूक्लियस ले लूं और फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज सेम होता है। मतलब सपोज आई टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज आई एम हैविंग दिस एलिमेंट व्हिच आई हैव शोन यू ऑन द बोर्ड। इसका एटॉमिक नंबर 35 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 35 है तो इसके न्यूक्लियस में 35 प्रोटॉन है और इसमें जो प्लस चार्ज है वो +35। इसमें तो कोई डाउट नहीं। So is this +35 experienced by electrons present in all the shells equally? Answer is, which electrons are going to experience maximum pull? First shell. And as we go away from the nucleus, ये जो attraction है towards nucleus ये decrease होते जाता है। So as the position of electron is far away, the attraction exerted by the nucleus on valence electron decreases. ये क्यों होता है? Suppose I am talking about this electron which is there on the 5th shell and its nuclear attraction. इस atom में this is going to have least nuclear attraction. What is the reason? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी देखो ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 1 to 4 शेल्स है इनको हम कहते हैं इनर शेल्स। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ब्लॉक, दे शील्ड दिस न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम रीचिंग दिस outermost shell electron. And this is what is called as shielding effect or screening effect. They block this charge from reaching it to outermost electron. और इसी को कहते हैं screening या shielding effect. So if I have to define screening or shielding, I will say the decrease in force of attraction exerted by nucleus on the valence electron due to the presence of inner electrons is called screening or shielding effect. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होते जाता है। तो अब इसका सिंपल मतलब क्या है, जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा।
higher is the number of inner electrons, greater is the screening effect. तो अभी हम सिर्फ ऐसे क्वालिटेटिवली बात नहीं करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा. I will give you some set of rules and with the help of that we are able to understand a numerical value for the screening effect जिसको कहते हैं screening constant. So I will teach you how to calculate the screening constant जिसको कहते हैं screening effect constant. It is denoted by sigma. So we will learn calculating screening effect constant जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें स्क्रीनिंग ज्यादा है. ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट अल्फाबेट सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है. और जो रूल्स इसके लिए मैं बताऊंगी दे आर कॉल्ड एज स्लेटर रूल्स. So there are rules that we have to understand now to determine this sigma. Now before I teach you rules, और एक चीज मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपको समझानी है. मैंने एक पॉइंट आपको समझा दिया कि जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना स्क्रीनिंग कम हो जाता है. Now you know that these electrons are present in some orbitals, s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, और इन ऑर्बिटल्स का शेप आपने डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है. हम शेप बाकी है. शेप बाकी है. हाँ मैम ये Yes, ma'am. लिखना था. ओके बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हो गया था Yes, ना ma'am, आपका. जैसा लगा. और आपको Yes, राइटिंग ma'am. हो गया. एप्लीकेशन वाला पार्ट भी शायद हो गया. तो जब भी सर शेप करेंगे तभी अभी पॉइंट ऑब्जर्व करो. क्या होता है एस ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्पैक्ट इन शेप. नाउ बाय नाउ यू नो कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये तो पता है कि नहीं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. P में हम टोटल 6 लिखते हैं बट P इज मेड अप ऑफ 3 ऑर्बिटल्स px py and pz. तो किसी भी ऑर्बिटल में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते. बट जब भी आप शेप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि s ऑर्बिटल इज समथिंग वेरी कॉम्पैक्ट. p डबल शेप हो जाता है थोड़ा डिफ्यूज. d डबल शेप मोर डिफ्यूज and f is still more diffuse. तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सारे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होता. द ऑब्जर्वेशन इज अगर s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसको p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग पावर से कंपेयर किया जाए तो मैक्सिमम स्क्रीनिंग और ब्लॉकिंग वी गेट फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल. ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है ऑर्बिटल वाइज क्योंकि s ऑर्बिटल इज समथिंग वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यू कैन से. And s to p it is diffuse, p to d more diffuse, d to f more diffuse.
तो ये डिफ्यूज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई एस ऑर्बिटल बीच में आ रहा है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में, सो दैट इज लाइक अ वॉल। पी आ रहा है तो वो वॉल में कुछ विंडोज या कुछ गैप्स आ गए। D and F are so diffuse कि there are some kind of net or mesh coming, मतलब उससे ये एटॉमिक चार्ज पास थ्रू हो सकता है क्योंकि they are diffuse. So something like this you can imagine, but orbital wise screening changes. It's not equal screening by all electrons, and that's the reason Slater rule समझाते वक्त मुझे दो सेट में समझाना है। The rule is little different for ns and np orbital electron, and rule is different for d or f electron. So we are now learning Slater rule. And first I am teaching you this for ns and np electrons. तो पहले ये रूल लिखवाती हूं मैं आपको, और फिर हम समझेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन करके कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो we need to represent the electronic configuration in a particular manner, and this electronic configuration that I'm showing you to represent is not your electronic configuration that we have learned writing as per Abov's principle. ये वो नहीं है। So first point in Slater rule for ns and p electron is write electronic configuration in a following manner. इसमें क्या करना है, इसमें ऑर्बिट वाइज लिखना है, शेल वाइज लिखना है, एनर्जी वाइज नहीं लिखना। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो 1s का है, एंड देन 2s एंड 2p। ओके, तो यहां तक अबाव प्रिंसिपल और जो मैं लिख रही हूँ वो सेम है, बट इसके आगे ये सेम नहीं होगा। Then comes 3s 3p, and then no 4s, but I have to write 3d, and then will be 4s and 4p one group, and 4d and 4f another group, and then इसके बाद में आएगा 5s 5p and so on. मैम बोर्ड का वो साइड दिख नहीं रहा है। Okay, I'll try to वो साइड मतलब लाइट के वजह से कि नहीं मैम, लाइट की वजह से नहीं। अच्छा, ये कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ। कैन यू सी नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. गिव मी अ सेक। अभी दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये क्या किया, मतलब ये कुछ नहीं, शेल वाइज अरेंजमेंट है। एस और पी को एक ग्रुप में डाला है और डी और एफ को एक ग्रुप में डाला है, यही है। यहाँ पे कोई अबाव प्रिंसिपल नहीं है। तो जो भी एलिमेंट होगा हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पैटर्न में लिखना है।
अभी सिर्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट ये मैं आपको समझा देती हूँ, सो दैट इसके आगे मैं जो भी कहूंगी आपको समझ में आएगा. So I can calculate with the help of rules. जो भी मैं आपको rules बता रही हूँ उसके help से I can calculate a screening experience by any electron that is present in a given atom. किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना स्क्रीनिंग है इनर इलेक्ट्रॉन्स का, इसका एक नंबर, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करने के लिए सीख रहे हैं. So suppose I just give you an example. There is an atom and I want to calculate what is the screening say experienced by 4s electron. As this discussion is for ns and np electron. So I'm selecting कि ये 4s electron है, उस पे कितना स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस वो करेगा. तो इसके लिए मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है. इस एटम में और भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट विच इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर मी, द वन विच आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड Yes, ma'am. So these are the electrons which are present to the right of ns and sp. They are important. Yes or no? और अगर ये वाले तो ये Yes, सही है, ma'am. ये रिस्पॉन्सिबल है. इसके आगे के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे they are not responsible in screening. ये बेसिक हो गया. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे अगर आपको स्क्रीनिंग कैलकुलेट करना है, आपको कहाँ पे फोकस करना है, उस ऑर्बिटल से टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो है, they will contribute to screening. Electrons to the right of ns and np are not effective. What are effective? The one which are present towards left of ns and np. Is that clear? तो पूरे पीरियोडिक में हम ये लेफ्ट और ये राइट मानते हैं, तो लेफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल एंड राइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. तो मुझे सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करना है, जो लेफ्ट में है उन पे फोकस करना है. राइट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग एंड कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू सिग्मा. इसका कोई कंट्रीब्यूशन सिग्मा के कैलकुलेशन में नहीं होगा. इनर इलेक्ट्रॉन्स का होगा. तो सिग्मा के कैलकुलेशन में हम करते क्या है, अभी मैं रूल्स बताऊंगी आपको. मैं हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड सिग्मा कंट्रीब्यूशन डिस्कस करूंगी कि अगर इमीडिएट इनर है तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना होता है, स्टिल इनर है इसका कंट्रीब्यूशन इतना होता है. तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, बट जो टुवर्ड्स राइट है दे आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू सिग्मा. तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, अगर मैं फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग डिस्कस कर रही हूँ, 4s2 है सपोज, द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2. तो 4s2 का मतलब है फोर्थ शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं.
और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें किसी एक पे मैं स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये भी आपस में एक दूसरे को स्क्रीन करते हैं। So there is some contribution of electron present in the same shell, same group. तो सिर्फ इनर नहीं, ये ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, they also will have some effect, some kind of a screening on this electron. तो वो नंबर कितना है? वो नंबर होता है 0.35. So I say this way, all other electrons in NS and NP group also contribute and their contribution is 0.35. तो इसका मतलब क्या? अगर ये कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p6 है और मैं 4s के एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसमें जो रिमेनिंग 7 है उसका कंट्रीब्यूशन होगा 7 into 0.35, each contributing 0.35 towards screening. 7 into 0.35. तो सारे शेल्स में सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 कंसीडर करना है। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, अगर 1s के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1s के लिए ये वैल्यू 0.30 हो जाती है। So this you'll understand and actually I will start solving. तो ये सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मैंने दे दी। अभी all the electrons in n-1th shell. So I am calculating screening on 4th shell. What is n-1? The one which is immediately inner. अगर 4th shell पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी मैं 3rd shell इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप 5th shell इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करते हैं तो n-1 is going to be 4. अगर आप 3rd shell इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो n-1 will be 2. So now I am giving you a rule for n-1th shell. So all the electrons in n-1th shell contribute 0.85 each to the screening constant.
तो मैं 4s इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रही हूँ, ये होगा 3s2 3p6 3d10. So there are 18 electrons in n-1 the shell. तो ये इन 18 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा each 0.85, मतलब 18 into 0.85 will be the contribution coming from n-1 the shell electron. And all the electrons in n-2 shell and lower. तो अभी n-2 और लोअर के लिए सब कुछ सेम है. So they are contributing how much? Contribute 1 each to screening constant. So now actually we will try to use this Slater rules and calculate screening constant for some elements. तो अभी ये रूल्स को यूज करके से लेट अस अंडरस्टैंड calculation of screening constant for alkali metals for their valence electrons. तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर रही हूँ. सारे अल्कली मेटल्स का कैलकुलेट करके देखेंगे. तो अगर मुझे लिथियम का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में लिखना है जो मैंने आपको बताया है. तो लिथियम इज 3, मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 1 है. आप 1s2 भी लिख सकते हो. 1s2 है, ये पहला ग्रुप हो गया, और 2s1 है. इसमें ऑर्बिटल की जरूरत एक्चुअली नहीं है. 2 1 भी लिखोगे तो हो जाता है. अभी इसका सिग्मा, इस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो 0.35 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ क्या एप्लीकेबल है? n-1 शेल है. तो इसका जो कैलकुलेशन होगा, that is this 2 electrons from n-1 shell.
which are calculating 0.85 each. और इसके सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 1.7. So sigma for lithium is 1.7. Screening constant for lithium is 1.7. हम एक बार वापस बता सकते हो? हाँ बेटा, रूल नंबर 3 पढ़ो. रूल नंबर 3 में क्या लिखा है? ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NS and NP. तो N ये है, हम इस लास्ट शेल के इस इलेक्ट्रॉन पे क्या स्क्रीनिंग है ये कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. अगर ये 2s2 होता तो इस शेल के एक इलेक्ट्रॉन पे और एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग होता जिसकी वैल्यू 0.35 है. बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं है इस केस में. इस केस में कौन सा कैलकुलेशन के लिए नंबर मुझे यूज करना है? जो मैंने फोर्थ पॉइंट पे लिया है. इस केस में सिर्फ n-1 इलेक्ट्रॉन है और n-1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85 ईच होता है. तो लिथियम के लिए ये नंबर आ जाएगा 1.7. Now if I have to do for sodium, तो sodium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो अभी कैलकुलेट कौन से इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं हम स्क्रीनिंग? देखो यहाँ पे मैंने 2s इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूट किया, यहाँ पे मैं 3s में करूंगी. तो अगेन सेम, I don't have any other electron on this shell, but I am having 8 electrons in n-1 and I am having 2 electrons in n-2, which will contribute for screening. तो जो n-1 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है उनका कैलकुलेशन होता है 8 into 0.85. ये कंट्रीब्यूशन हो गया n-1 के 8 इलेक्ट्रॉन्स का और उसमें n-2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा जो कि 1 है. तो व्हाट इज n? द शेल in which your electron is present, जिस पे आप स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हो. फिर ये हो जाएगा आपका n-1 and this is n-2. Are you getting it? मैम Yes, बट ma'am. मैम बट 1s का तो 0.3 है ना? नहीं बेटा, 1s का 0.3 मतलब अगर मैं 1s के एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन काउंट कर रही हूँ तभी. If the electron present in 1s I'm counting. ये कहाँ पे दिया था? All other electrons in that group. So am I counting for an electron present in 1s? Then other electrons contribution is 0.3. Okay, ma'am. I'm counting it on electron present in the third shell. तो n-1 ये हो गया, n-2 ये हो गया. जब भी 1n होगा तभी की वो बात है. समझ में आया? Yes, So ma'am. now can you calculate for rest of the alkali metals? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.8. तो आप रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम के लिए कैलकुलेट कीजिए.
हम पोटेशियम के लिए 3s2 और 3p6 क्या 3d1 आएगा ना? तो पोटेशियम के लिए कितना आया? 16.8. करेक्ट। 16.8. So potassium is 2881. ये पैटर्न में भी कैलकुलेट हो सकता है। हम इस इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो n-1 का कंट्रीब्यूशन होगा 8 into 0.85. ये n है, ये n-1 है, n-2 है, लोअर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिनका कंट्रीब्यूशन 1 है। मैम लेकिन 3D आएगा ना, तो n-2 बन जाएगा, 3D होगा ना, 4s थोड़ी होगा। तो 3D में पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर 19 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस तो अबव प्रिंसिपल ही है। तो तुम्हारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होता है क्या? 4s1 होता है ना? Yes, ma'am. तो अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख के दिखाती हूँ। ये तुमको 1s2 लिखना है, ये तुमको 2s2 2p6 लिखना है, ये तुमको उसके आगे you go in third shell, so it is 3s2 3p6 and then there is no 3d in potassium, so you will write 4s1 this way. All clear? आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने को नहीं बोला है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, अबाव प्रिंसिपल वाला ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बट उसको लिखते वक्त ये पैटर्न फॉलो करो। मैम 10 into 1 कैसे होगा? 10 into 1 कैसे होगा? कौन सी शेल है? फोर्थ शेल। ये तुम्हारा n हो गया, तो ये शेल तुम्हारी n-1 हो गई, ये n-2 है। लोअर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 है ना? Yes, ma'am. समझे। So n-2 शेल एंड लोअर लिखा है, सिर्फ n-2 नहीं, n-2 एंड ऑल लोअर। मैम रुबिडियम का 34.8 है।
रुबेडियम के लिए 34.8 आ गया, दैट्स करेक्ट बेटा। रुबेडियम का शेल वाइज लिखना है तो आ जाएगा 288 और उसके आगे आ जाएगा, सॉरी 281881, ये हो जाएगा रुबेडियम। ये पैटर्न में 1s पैटर्न में भी लिख के दिखाती हूँ, कंफ्यूजन है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। रुबेडियम के लिए आएगा 3s2 3p6। रुबेडियम में 3d में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रुबेडियम में 4s2 4p6 है और रुबेडियम का 5s1 है। तो दोनों पैटर्न में लिखा है, जो आपको सूट करता है, जो आपको समझता है, उससे कैलकुलेशन कीजिए। तो अभी n ये हो गया, ये n-1 हो गया और n-2 में इतने सारे, तो n-2 में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 28 है। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन होगा 8 इंटू 0.85, ये n-1 हो गया और n-2 हो गया 18 प्लस 8 प्लस 2, दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन्स, each contributing 1. So total will be, कितना आ रहा है टोटल आपका? 34.8। जम रहा है क्या सबको अभी? यस मैम। तो ये हो गया 34.8। अभी लास्ट सीजियम का कैलकुलेट करो। 66.8 आ रहा है मैम। Sir, it is 36.8. 36.8 आ रहा है, प्लीज चेक। मैम 34.8। हम 34.8 आ रहा है। हाँ बेटा 34 आ रहा है। हाँ बेटा 34 ही आ रहा है। जिसको 36 आ रहा है, आई सेड प्लीज चेक। मैम सीजियम का 66.8 है। करते हैं बेटा 2। अभी सीजियम का इस पैटर्न में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 28 18 18 81। तो ये हो गया आपका n, ये हो गया n-1 और n-2 में 18 प्लस 18 प्लस 10 46 इलेक्ट्रॉन सीजियम हैज। तो सीजियम के कैलकुलेशन में it will be 8 into 0.85 plus 46 into 1. This calculation for cesium 52.8। 52.8। 52.8। तो एक ग्रुप अल्कली मेटल्स का हमने देख लिया कैसे सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? When I am going down in a group, the screening बढ़ रहा है। is increasing, क्योंकि inner electrons are increasing. अभी मैं आपको इनर पीरियड कैलकुलेट करवाती हूँ। So you calculate screening constant of members of second period for valence electron. यहाँ पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं।
8.8. तो लिथियम का तो सेम रहेगा, सेकेंड पीरियड लिथियम से ही स्टार्ट होगा, बट बेरिलियम बोरॉन में एप्रोप्रिएट चेंजेस करना है. सो आई एम क्लियरिंग दिस नाउ. तो जो बेरिलियम होगा वो 1s2 और 2s2 होगा. और अभी ध्यान दो, बिफोर यू मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे हम 2s के एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे रूल 3 एप्लीकेबल है. उस एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35. nth शेल के इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 है. और यहाँ पे n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. So plus 2 into 0.85. This calculation. Did you got it? मैम एक और. तो ये हो जाएगा 2.05. Yes, ma'am. तो वो पहले 0.35 वाला कैसा आया? ये n है, ये n-1 है, और n में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है. यहाँ पे n में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए पॉइंट नंबर 3 नहीं एप्लीकेबल है. पॉइंट नंबर 3 से ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे कोई अदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जैसे ये 2s2 हो जाता है, देयर इज अ अदर इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन इन nth शेल? 0.35. हम सारे का करना है क्योंकि वो 0.35 के डिफरेंस पे आएगा सारा. तो पीरियड में क्या होते जाएगा बेटा? पीरियड में सेल शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे. तो Yes, बोरॉन ma'am. होगा 2-3, राइट? सो बोरॉन विल बी 2-3. मतलब ये थर्ड के एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 है, और इनर का 2 into 0.85 रहेगा. तो इसमें आप देखोगे 0.35 से आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ते जाएगा. ये होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं. तो कार्बन इज 2,4. 2.75. यस.
गया? Yes. तो अगर ये रूल आप अप्लाई करोगे, अगर आप स्लेटर कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS और NP, ये सब मैंने NS और NP के लिए बताया। अगर D और F इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना है, इज द नेक्स्ट डिस्कशन। तो आप 3D 4D 5F ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करना? तो अभी इसमें जो मैंने पहले रूल्स लिखा है 1 2 3 रूल्स रिमेन सेम, मतलब जिस पैटर्न में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बताया था वो वैसा ही पैटर्न रखना है। ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द राइट विल कंट्रीब्यूट नथिंग फॉर सिग्मा। तो ये पहले दो रूल्स थे। और तीसरा रूल क्या था कि वो जो सेम ग्रुप के all other electrons will contribute 0.35. So rule number 1 2 3 remains same, but 4 and 5 will get modified. So इसमें rules 1 2 and 3 remain same. Four and 5 is replaced by rule 6. So I have to teach you rule 6. तो इसमें एक्चुअली एक ही रूल पढ़ना है हमको। 1 2 3 of the NS/NP applicable. Scrap 4 and 5 and just remember rule 6. So what does rule 6 says? Rule 6 says all electrons in the group lying to the left of ND and NF group contribute 1 each to screening. तो जो ND और NF होगा उसके लेफ्ट में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 ईच लेना है। So let us calculate screening constant
on an electron in zinc, d electron in zinc. So can you try? मैम आप ये 6th रूल और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बेटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो एक्सप्लेन हो ही जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। उस सेम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो उस पैटर्न में, 1 2 3 सेम है, 6 कैसे यूज करना है समझ आएगा बेटा। तो ये जिंक है, और कौन से इलेक्ट्रॉन पे अभी हम स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। तो रूल नंबर 3 कहता है कि इसके रिमेनिंग जो 9 है उनका कंट्रीब्यूशन कितना पकड़ना है? 0.35। यस मैम। यस मैम। और रूल नंबर 6 क्या कहता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट, ये सारे all electrons present on the left contribute 1 each। तो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इनका कंट्रीब्यूशन 1 पकड़ना है। हो गया? यस मैम। तो सिग्मा का कैलकुलेशन जिंक के 3d इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 9 into 0.35 nth शेल का कंट्रीब्यूशन, और जो सारे इनर है उनका कंट्रीब्यूशन 1। यस मैम समझा। तो क्या आंसर आ रहा है? ओके, ये आ गया 21.15। इसमें मैंने 4s2 लिखना भूल गई ना, ये है, बट 4s2 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो जिंक के कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 भी तो आता है, बट यहाँ पे आपको उस रूल का मतलब समझेगा जिसमें मैंने कहा था कि लेफ्ट वाले कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट वाले नहीं। तो 4s2 आता है, बट 4s का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन स्क्रीनिंग 3D। So this sigma was on 3D electron, ये 3D electron का sigma है। If I ask you to calculate sigma for 4s electron, तो अभी रूल चेंज होगा। 4s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट करके बताओ। नाउ द रूल्स विल चेंज। हम 4s1 और 2। ये 4s1 और 2 कैसे डाउट हो गया? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है कि 2 है बेटा? तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वही लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एडिट होगा।
तो जिंक 4s2 ही है। मैम 38.35 तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे रूल बदल जाएंगे। 4s के इलेक्ट्रॉन पे अभी मेरा n हो गया 4s, मेरा n-1 हो गया थर्ड, और n-2 लोअर ये है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन पे nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका कंट्रीब्यूशन 0.35, n-1 शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका कंट्रीब्यूशन 0.85, and n-2 and lower में 10 electrons है जिसका contribution 1 this way. So did you understood when to use NSNP rules and when to use DNF rules? अगर इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. DNF को बिलोंग करता है तो आपको ये सेट ऑफ रूल्स यूज करने हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन पे आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो वो S और P को बिलोंग करता है तो प्रीवियस रूल्स यूज करने हैं। मैम ये 4s2 वाला एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ बेटा, 4s वाले तो हमने कितने किए, तो वही कर रही हूँ कि 4s इलेक्ट्रॉन पे मुझे पहले सेट ऑफ रूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो 4s में जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो nth शेल में है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। n-1 शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा, और n-2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है 25.65। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So everybody understood Slater rule. Everybody can calculate now sigma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ये सिग्मा क्यों सिखाया, यहाँ पे आ जाते हैं। Why I am teaching you screening? और स्क्रीनिंग से क्या समझा? The magnitude of screening constant in case of S and P block elements increases in a period as well as in a group. देखा ना हमने ये? As atomic number increases. This is the conclusion that I can draw by actually calculating. अभी देखो why I taught you screening, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। So what is the difference between actual nuclear charge and effective nuclear charge is the next discussion. तो हमेशा हमको कंसीडर करना पड़ेगा what is effective nuclear charge, actually experienced nuclear charge. Your nuclear charge is simply the number of protons present inside the nucleus होता है, but that charge is actually not experienced by the electrons. So what is experienced by the electrons is called effective nuclear charge. So let us understand the concept of effective nuclear charge. And this effective nuclear charge I am going to denote by Z star. तो स्क्रीनिंग से क्या होता है? ड्यू टू स्क्रीनिंग the valency electrons are experiencing less attraction towards nucleus, and this will decrease the nuclear charge actually present on the nucleus. और ये जो reduced nuclear charge होता है उसको कहते हैं effective nuclear charge, and which we can calculate by simply using this formula. What is your effective nuclear charge? Your nuclear charge minus this sigma.
तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या है? सिग्मा is the Slater constant that we have calculated. So I just want you to focus now on something. We are having ready values of sigma for alkali metals. हम एक ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अल्कली मेटल्स, जिसके सिग्मा मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताए हैं. So I'm talking about a subgroup of normal elements, and I'm teaching you what happens to effective nuclear charge by using this formula. What happens to effective nuclear charge? So I'm talking about alkali metals. तो अल्कली मेटल्स है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम. इसके एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे 3, 11, 19, 37 एंड 55. इसके सिग्मा है आपके पास सबके. तो व्हाट वाज द सिग्मा फॉर lithium? 1.7. Just go on telling me सोडियम का क्या था बेटा? 8.8. 8.8. 8.8. Sodium was 8.8. Potassium 16.8. 16.8. okay. Rubidium 34.8. 0.8. And 34. 52.8. 52.8. 52.8. Okay. So I wrote the sigma that we calculated. Now we will try to calculate sigma star by doing Z minus sigma. And we will realize that lithium छोड़ के सबका effective nuclear charge same है. So what is this? In a group, the magnitude of effective nuclear charge remains almost the same. ये कंफ्यूजन है. So when you are going down the group, your nuclear charge is remaining constant, but screening is increasing. And you can try for some other group. आप अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी ये ट्राई कर सकते हो. कैसे कैलकुलेट करना है मैंने समझा दिया. तो आप किसी और ग्रुप के लिए भी ट्राई करके खुद यही कंक्लूजन पाओगे कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम होता है एज वी गो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. अभी मैं इन पीरियड कैलकुलेट कर रही हूँ. आई एम डिस्कसिंग सेकेंड पीरियड टू कंक्लूड समथिंग. तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए भी हमने सिग्मा कैलकुलेट किया है जो 0.35 से इंक्रीज हो रहा था. याद आ गया? So it goes on increasing by 0.35. Starts with 1.7 here. फिर ये हो जाएगा 2.05. ये हो जाएगा 2.4. ये हो जाएगा 2.75. ये हो जाएगा 3.14. 3.45. 5. 8.8. 85.
और फिर ये हो सिर्फ जाएगा 4 हाँ वो सिर्फ 8 है, सिर्फ 8। सिर्फ 8 है, सिर्फ 8 और फिर ये हो जाएगा 4.15। 15। तो अभी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो क्या होता है. In a period, what happens to effective nuclear charge? And you will observe that it goes on increasing, clearly increasing है. ये 1.3 है. Next is 1.95. This is 2.6 हो जाएगा. 3.25. This is 3.9. ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 4.55. फ्लोरीन 5.2 और ये हो जाएगा 5.85. So what do I conclude here? What is my conclusion? In a period, as we move from left to right, effective nuclear charge increases. So what is effective nuclear charge? Actually +3 होना चाहिए. But that is what is experience on a valence electron? No, valence electron पे तो 1.3 experience होता है. So this is actual nuclear charge and this is effective. ये effective का concept समझ में आया? अभी cesium के केस में actually +55 है, but देखो what is effective? Just 2.2. So in a period, the effective nuclear charge increases as we move from left to right. And these conclusions I'm going to use in my discussion of periodic properties ahead. तो अगले लेक्चर में एक्चुअल पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज से डिस्कशन स्टार्ट होगा. And then I will teach you what happens to atomic size in a group, in a period, and lot more things about atomic size will be discussed with you next period onwards, next lecture onwards. So I'll clear today's lecture. 2 conclusions I have drawn and I've made you understood that there is a difference and the exact meaning of effective nuclear charge. Maybe school में आप ये word use करते हो, but उसका exact meaning नहीं पता होता है. अभी हम exact calculation करके उसकी magnitude समझ गए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is required for your further understanding of periodic properties, which I start from next lecture. Next lecture, मैं आपको atomic size सिखाऊंगी. So that's it for today. आज ज्यादा कुछ periodic का homework नहीं बन पाएगा क्योंकि actually properties मैंने start नहीं किए हैं आपके साथ. तो मोल ही खत्म करो. कुछ छोटा मोटा periodic का है तो मैं भेज दूंगी. But what I want you to do is finish mole booklet. अगले लेक्चर से इसका होमवर्क बिल्टअप हो जाएगा. तब तक मोल खत्म करो and do well in your Sunday's exam. Best of luck. You need to score good. Be focused. Yes, अच्छे ma'am. से Thank करो you, ma'am. Sunday का exam. That will be the 3rd exam that you write on mole concept.
यस मैम। तो तीसरे Yes, ma'am. एग्जाम में तो गलती एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तो जो गलतियां फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में आपने की, डू नॉट रिपीट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ। So bye everyone, take care, see you next week. Okay मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. This week Thank for you, doubt. ma'am. ये भी Thank you, डाउट में मिल ही ma'am. रहे हैं। तो दिस वीक देयर इज अ डाउट लेक्चर जिसमें सिर्फ डाउट डिस्कस होंगे, पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है? बाय एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. टेक केयर।